चलिए पूछते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जा सकता है? बिली 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 उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम से जाना जाता है? बिली 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 के नाम से जाना जाता है। बताइए कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो कि गैस से सीधा द्रव में बदल जाता है। गैस से द्रव में बदल जाता है। गैस से सघन उसको बोलता है, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? संघनन। उसके बाद बताना है कि प्रति चक्रवात में वायुदाब अधिक कहाँ पर होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ पर अधिक होता है? केंद्र में वायुदाब अधिक होता है प्रति चक्रवात में। बताइए कि कृत्रिम वर्षा को किस नाम से जाना जा सकता है? कृत्रिम वर्षा को जो है सिल्वर आयोडाइड के नाम से जाना जाता है। बताइए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का नाम बताइए। विश्व में जो कि भारत में ही पड़ता है। मेघालय। उसके बाद बताइए कि सर्वाधिक ऊंची बादल को क्या कहते हैं? सर्वाधिक ऊंची बादल को क्या कहते हैं? अभी बोले पक्षाभरी बादल कहते हैं। सर्वाधिक ऊंची बादल पक्षाभरी बादल कहते हैं। उसके बाद बताइए कि किस मेघ को मोती की माता कहते हैं? किस मेघ को मोती की माता कहते हैं? किस माला की मोती की माता कहते हैं। किस मेघ को मोती की माता कहते हैं? पक्षाभ मेघ को। पक्षाभ मेघ को मोती की माता कहते हैं। मोती की माता किस मेघ को कहते हैं? पक्षाभ मेघ को। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होता है। उसके बाद बताइए अरुण ग्रह किस दिशा में घूमता है? अरुण और शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमता है, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन जो है अरुण और शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? भारत के मंगलयान मिशन को PSLV 25 के द्वारा प्रक्षेपित किया था। मंगल मिशन 25 किया गया था। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी जो है किस ग्रह के मध्य स्थित है? बुध और शुक्र गिनिए। बुध शुक्र पृथ्वी में बुध और मंगल के बीच है। शुक्र और मंगल के बीच। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पहले आएगा बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी मंगल। ऐसे दो ग्रह का नाम बताए जिसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध मंगल। ऐसे दो ग्रह का नाम बताइए जिसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। हेली क्या है? उछल तारा। हेली क्या है? उछल तारा। हेली क्या है? उछल तारा। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? दूसरा सबसे बड़ा है अभी, लेकिन हो गया है शनि। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति निज है। बृहस्पति शनि का 82 है अभी। नगर है ना उपग्रह है केकरो बड़ो टाइटन से साथ शनि बृहस्पति उपग्रह के ज्ञानी में सबसे बड़ा उपग्रह शनि के टाइटन और दूसरा नंबर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ज्ञानी में और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और टाइटन। शनि ग्रह संख्या वर्तमान में सबसे ज्यादा हो गलो है 82 और 79 होलो है केकरो बृहस्पति 79 एकरो 82 हो गलो बढ़ गेलो है। उसके बाद क्वेश्चन बताइए अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? अरुण ग्रह को 84 दिन। कितना? 84 दिन अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में समय लगता है। बुध को 84 दिन लगता है अरुण ग्रह को। बुध को लगता है पृथ्वी का परिक्रमा करने में 88 दिन। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर किस ग्रह पर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति के सागर किस उपग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य मंगल चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का क्या है उपग्रह? चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद बताना है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका? शनि का। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। किसका? बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। किसका? सिलिकेट का। लैंग्वेज से वाला क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज वाला है, बड़ा लैंग्वेज वाला। उसके बाद बताइए हब्बल जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? उस तारे का नाम है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो है। हब्बल क्या है? हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने हब्बल कहाँ का है अंतरिक्ष टेलीस्कोप? भारत का है कि अमेरिका का? हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, अमेरिका का है। अब बताइए कि ये हब्बल है कहाँ? भारत का जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप है कि कहाँ का है? हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बीटल ग्यूस। क्या तारे का नाम क्या है? बीटल ग्यूस। उसके बाद बताना है कि क्वेश्चन कि जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधे रेखा में स्थित होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कौन से? सिजगी। क्या कहा जाता है? सिजगी। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में सिजगी या तो युत ब्यूटी या तो सिजगी बोला जाता है, उसको कहा जाता है। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन ने। ज्वारीय कल्पना का ज्वारीय जो से जीन जेम्स जीन ने। अल्कोहल कितना सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री। पारा -39 अल्कोहल -115 डिग्री जमता है। -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल जमता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। उसके बाद बताइए कि लवणता में सर्वाधिक लवणता किस महासागर के पाया जाता है? लवणता में सर्वाधिक मात्रा किस में पाया जाता है? किस महासागर में पाया जाता है? मित्र सागर।
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, मृत सागर में मृत सागर में मृत सागर में मृत सागर की सबसे ज्यादा लवणता पाया जाता है 330 कितना 330% 30% है लवणता। मृत सागर की लवणता 330 एक वान झील है तुर्की में, उसका 300 कितना लवणता है। झील में पूछेगा तो वान झील तुर्की में। सर्वाधिक बताइए, पूछे थे बताइए दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाएं और विचलन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाएं और विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन है। पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और घूरता है, दायां से बाएं बाएं और घूरता है। इसका कारण पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो है तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% और दूसरा स्थान पे है मृत सागर। मृत सागर। अब कोकरम की पूछ रहे हैं? ऑप्शन था सागर में, मृत सागर। सागर में सब तो सागरे था। झील में झील सबसे ज्यादा लवणता है झील का, वान झील। वान झील तुर्की में है। तुर्की में तुर्की के वान झील की लवणता सबसे अधिक है 330%। और दूसरा स्थान पे है मृत सागर। सागर पूछेगा तो मृत सागर है 238%। 238% केकरो लवणता है मृत सागर का। मृत सागर और वान झील लवणता कम 330% तुर्की में। तुर्की में तुर्की में बताना है कि जो है टोंगा गर्त जो है, टोंगा गर्त किसका जो है कहाँ स्थित है? किस महासागर में टोंगा गर्त? टोंगा गर्त जो है कहाँ किस महासागर में स्थित है टोंगा गर्त? प्रशांत महासागर में। और उसकी गहराई कितना है टोंगा गर्त? किसका? टोंगा गर्त का। टोंगा गर्त का 9,000 मीटर। 9,000 मीटर। अब मेरियाना गर्त का 11,022 मीटर। मीटर। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर। टोंगा गर्त दूसरा जो है 9,000। दूसरा सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? टोंगा गर्त जो 9,000 मीटर है। दूसरा ना है, यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरा नंबर पे है मिडनानो दूसरा नंबर है 10,050 पाया जाता है। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। और दूसरा नंबर पे है प्रशांत महासागर का ही गर्त जिसको मिडनानो गर्त कहते हैं। दूसरा स्थान पे उसका गहराई है 10,050 मीटर, 500 मीटर 10,500 मीटर। और तीसरा स्थान में टोंगा गर्त 9,000 मीटर। तीनों है प्रशांत महासागर में। कौन कौन गर्त है तीनों? मेरियाना गर्त हो गया 11,022 मीटर। हाँ, उसके बाद 10,500 मिडनानो गर्त की गहराई कितना है? 10,500 मीटर। और टुंड्रा गर्त हो गया टोंगा गर्त है 9,000 मीटर। कभी कभी ये भी पूछ देगा टोंगा गर्त किसका गर्त है? प्रशांत महासागर की। और सूडा किसका गर्त है? सूडा गर्त किसका? हिंद महासागर। पूर्वी हिंद महासागर का। पूर्वी हिंद महासागर ये बोलिए या हिंद महासागर? जावा द्वीप पर स्थित है। हिंद महासागर कहाँ स्थित है? जावा द्वीप पे है। यानी सूडा गर्त किसका किस महासागर की गहरा गर्त है? हिंद महासागर की या पूर्वी हिंद महासागर बोलते हैं। और अटलांटिक महासागर की सबसे गहरा गर्त नाम का क्या नाम है? पिडोरिको अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक बताइए कि सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी किस देश में है? सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी किस देश में? इटली में। इंडोनेशिया में। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में। बताइए कि ज्वालामुखी के अधिकता के कारण किसे हजारों धुआंधार का प्रदेश कहा जाता है? ज्यादा ज्वालामुखी इसे डायस को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण वहाँ हजारों धुआंधारों का प्रदेश कहते हैं। जो कि अमेरिका ने खरीदा था उसको। हवाई अलास्का में
डैश ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआंधार का प्रदेश, सीधा पूछेगा हजारों धुआंधार का प्रदेश अलास्का को कहते हैं। अलास्का को ज्यादा ज्वालामुखी होने के कारण ज्यादा ज्वालामुखी होने के कारण हजारों धुआंधार का प्रदेश किसको कहते हैं? अलास्का को। हजारों धुआंधार का प्रदेश अलास्का को। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। ओजस डेल सलाडो। विश्व का है? हाँ, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किली- विश्व का किलायु। कोटापेक्सी। कभी कुछ सक्रिय खाली कंफ्यूजिंग। कोटापेक्सी ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटापेक्सी है। ऊंचा है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो कोटापेक्सी है, जो कि इक्वाडोर में पाया जाता है। हम सब बात तो क्लियर कर ही दे छे। सबसे ज्यादा विश्व का सबसे पूछेगा कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु होगा, लेकिन सबसे ऊंचा पूछेगा तो कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। बताइए कि चट्टान कितने प्रकार के? कौन से बोल रहे हैं? एक बात तो क्लियर है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी ही है, जो कि इक्वाडोर में है। सही बात है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? कोटापेक्सी है, जो इक्वाडोर में है। और दूसरा बात क्या बोले? विश्व का सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय नहीं पूछेगा, ऊंचा पूछेगा। और विश्व का पूछेगा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी। फनुमही क्वेश्चन से विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। सक्रिय पूछेगा तो ओजस डेल सलाडो। एंडीज पर्वतमाला पे अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी क्या है? कोटापेक्सी इक्वाडोर में। इक्वाडोर में है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि चिली अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में। उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है? एकांगुआ है। यह है ऊंचाई 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 वाला सब तीनों बात हो गया। विश्व की सबसे ऊंचाई पर 3 ठो बात है। एक ठो है ऊंचाई पर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सबसे अधिक ऊंचाई है नहीं जाए। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटापेक्सी इक्वाडोर में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? एकांगुआ। तीनों क्वेश्चन बोलते तो आप। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी क्वेश्चन और आंसर दोनों इक्वाडोर में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटापेक्सी इक्वाडोर में। और सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। और सबसे अधिक ऊंचाई शांत ज्वालामुखी, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ कहाँ है? एकांगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। बताइए कि पछुआ पवन किस गोलार्ध में चलता है? पछुआ पवन किस गोलार्ध में? दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध। बताइए महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय सिद्धांत दिया होगा वेगनर ने। महाद्वीपीय और दिया है महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर ने। और महाद्वीपीय फिसलन डेली ने। फिसलन सिद्धांत डेली ने। दो ठो याद रखिए। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया है? डेली ने। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? विस्थापन वेगनर। बसे विस्थापन बसे वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन बसे वेगनर। महाद्वीपीय फिसलन डेली। और
रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया है? हेरी हम जोली ने। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया है? जोली ने। जोली मना रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत पहले जोली और आविष्कार कर ला ये शायद तो मैं मार्कोनी रेडियो आविष्कार मैं कर मार्कोनी है कर ले जोली मार्कोनी है कर ले। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया है? सिद्धांत किसने दिया है? जोली ने। जोली ना जोली LLB रेडियो जोली रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हेरियंस। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हेरियंस। अच्छा 2 4 2 6 2 ठो 2 4 2 6 7 ठो जा 7 ठो में 2 दा बोलबो 7 ठो 2 दा बोलबो और 7 ठो 2 बार बोलबो। अच्छा को तोरा तो एकदम डरे शुरू से सब बताए एक के दा कि 2 दा क्वेश्चन बोले ना आंसर दिला वो आंसर ना दे तो हम बोलबो ओकरो बाद लगातार बोले लगतो हम खाली बोली एक से क्वेश्चन ना आंसर ना दिलो केबो। भू संतति सिद्धांत दिया ना बोला दे तरू भू संतति सिद्धांत कोबर भू संतति सिद्धांत क्रोबर तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरी माधुपीय फिसलन सिद्धांत डेली माधुपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर संवहन तरंग सिद्धांत होम संवहन तरंग सिद्धांत होम रेडियो एक्टिविटी जोली प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हेरियंस। अब तो बोलता शुरू सातों ठो भू संपत्ति सिद्धांत कोबर भू संपत्ति सिद्धांत कोबर तापीय सिद्धांत जेफरी माधुपीय विस्थापन तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरी ठीक जो माधुपीय विस्थापन वेगनर ओकरा बाद माधुपीय विस्थापन वेगनर माधुपीय विस्थापन वेगनर ओकरा बाद माधुपीय खत्म हो गया। संवहन तरंग के हेरियंस होम्स संवहन तरंग हेरियंस देखिए पहला छे भू संतति सिद्धांत के दिला छे क्रोबर अब भू संतति सिद्धांत माधुपीय संवहन अथी भू संतति सिद्धांत के दिला छे क्रोबर ने तापीय संकुचन सिद्धांत के दिला छे तापीय संकुचन जेफरी ना और माधुपीय जो है माधुपीय फिसलन सिद्धांत के दिला छे डेली ना विस्थापन सिद्धांत वेगनर ना संवहन तरंग सिद्धांत के दिला छे होम्स ना संवहन तरंग होम्स ना रेडियो एक्टिविटी जोली ना और प्लेट विवर्तन ना हेरियंस ना। अब तो बोलता सब बैठो दे दम छो त हम बोलबो सब बोले तो सब छुना बोलबे विस्थापन तो वेगनर ना भू संतति सिद्धांत क्रोबर ना तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरी ना माधुपीय फिसलन सिद्धांत डेली ना फिसलन सिद्धांत डेली ना विस्थापन सिद्धांत वेगनर संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ना रेडियो एक्टिविटी जोली ना प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हेरियंस ना। अब सबे बोली दो सब याद हो गए सब याद आंसर ना है पूरा क्वेश्चन और आंसर सब खाली आंसर याद नहीं करना चाहिए क्वेश्चन आंसर याद दोनों करना चाहिए। तब ये बताइए नॉर्वेस्टर हवा कहाँ का स्थानीय हवा है? नॉर्वेस्टर विली ऑस्ट्रेलिया नॉर्वेस्टर हो जे न्यूजीलैंड का नॉर्वेस्टर कहाँ का हवा है? न्यूजीलैंड का। बताइए कि अच्छा बताओ तो विश्व की सबसे ऊंचाई सक्रिय ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंचाई सक्रिय ज्वालामुखी किलायू एक ठो वो किलायू है यानी क्वेश्चन कुछ दूसरा है किलायू तो जे छले किलायू के जैसे ने विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई पर नहीं छे ऊंचाई नहीं ऊंचाई पूछते तो सब ऊंचाई नहीं पूछ ले विश्व के सबसे अधिक सक्रिय जैसे किलायू के लेकिन होगरा में पूछते कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय जैसे कोटोपैक्सी खाली सक्रिय पूछते तब विश्व के सबसे सक्रिय किलायू पूछते। बताइए पैम्पेरो कहाँ का? अर्जेंटीना का है ठंडी स्थानीय अर्जेंटीना। विली ऑस्ट्रेलिया और तो कौन बोल रहे हैं? न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर। उत्तरी भारत का उत्तरी भारत रो लूच गर्मी में उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा कौन राज्य आवे छे?
उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। खमसीन बतावा कहाँ का स्थानीय आवाज? खमसीन सूडान, सूडान, मिस्र, मिस्र, खमसीन मिस्र, खमसीन मिस्र। अब बतावा कि काल बैसाखी कौन कच के? काल बैसाखी, बिहार। काल बिहार, बैसाखी, भारत भारत, भारत भारत में कौन राज्य है? काल बैसाखी, हाँ। बैसाख जेठ अखाड़ सावन बिहार। भादो। बैसाखी, काल बैसाखी, તમે बैसाखी बस नाम से राज्य बवाइज नाम છે बंगाल, 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 काल बैसाखी बंगाल। बंगाल रच के। हबूब बतावा। हबूब सूडान। सच के सूडान है सूडान रच के। सूडान। और फ्रांस रो बोलने अथी बिलीव ऑस्ट्रेलिया, बिलीव ना हबूब सूडान होला और मिस्र मिस्र बोले मिस्र खमसीन, खमसीन मिस्र, मिस्र बोले फ्रांस फ्रांस रो नहीं दिले, फ्रांस और है छै फ्रांस और में छै कौन किताब में यही में लुसेंटो में फ्रांस नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8,850 48 50 8,850 किलोमीटर। बड़े जी कटे 48 50। अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? अफ्रीका का माउंट मंजारो, किलिमंजारो, तांजानिया में। तांजानिया। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, तांजानिया में। बताइए फाउन एक स्थानीय हवा है कहाँ का? फाउन 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 एक स्थानीय हवा है कहाँ का? बताइए। देश बताना है। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन चीन, कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड। फाउन 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 लगाइए। कोरिया, भूकंप ना है। जापान में है। जापान। फाउन फाउन कहाँ का स्थानीय हवा है? जापान जापान लगाइए का। किसी बच्चे। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? गुरु शिखर का ऊंचाई 8,000 नहीं वो तो 1722 माउंट एवरेस्ट होता है। विद्वान जो है अरावली को कैसा पर्वत मानते थे विद्वान? अवशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत मानते थे अरावली विद्वान लोग। अब अरावली को अवशिष्ट पर्वत मानते थे। सबसे बड़ा पर्वत के अंतर्गत कौन कौन आता है? पर्वत अवशिष्ट पर्वत के अवशिष्ट के नीलगिरी आता है, सतपुड़ा आता है, सही बात। नीलगिरी, सतपुड़ा, नीलगिरी, राजमहल आता है, विंध्याचल आता है। विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, गैसा बूटे कहाँ अमेरिका में, सियरा स्पेन में थी। कौन कौन? विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल पहाड़ी सब भारत है। अवशिष्ट पर्वत। गेसा बूटे अमेरिका में है। और जैसे नहीं हिमालय बलित पर्वत है। हिमालय अल्पस यूराल हिमालय अल्पस यूराल रॉकी एंडेज। हिमालय अल्पस रॉकी एंडेज। हिमालय अल्पस रॉकी, हिमालय अल्पस यूराल, हिमालय अल्पस यूराल, रॉकीज एंडेज, हिमालय अल्पस यूराल, हिमालय अल्पस यूराल, रॉकीज, हिमालय अल्पस यूराल, रॉकीज और बलित पर्वत एंडेज। ये बलित पर्वत है। विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, गैसा बूटे और जो है गैसा बूटे स्पेन रो कौन पहाड़ी नाम से? सियरा ऐसे अवशिष्ट पर्वत स्पेन रो। गैसा बूटे अमेरिका में है, सियरा स्पेन में। स्पेन में गैसा बूटे अमेरिका में। बताइए कि कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत एक ब्लॉक पर्वत हो जाए। ब्लॉक पर्वत एक नंबर में। ब्लॉक पर्वत के अंदर साल्ट रेंज में पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। जैसे साल्ट रेंज पाकिस्तान में है और ब्लैक फॉरेस्ट छे जर्मनी में और वासजेन फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। ब्लॉक पर्वत का अंतर्गत कौन आवे छे?
साल्ट रेंज कहाँ छे? फ्रांस में पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ छे? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ छे? पाकिस्तान। साल्ट रेंज पाकिस्तान में छे। आरो जे छे नी ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ छे? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में छे। आ फ्रांस में कौन चीज छे? वासजेज फ्रांस में और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ब्लॉक पर्वत है। अब बालू जे पर्वत बने छै ओकरा कोन पर्वत बने छै? बालू रेगिस्तान में जे पर्वत बने छै ओकरा कोन बोले छै? अवशिष्ट पर्वत। ओकरा बोले संचित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत संचित पर्वत कहीं अवशिष्ट पर्वत कहीं। संचित पर्वत के अवशिष्ट पर्वत कहता है। अवशिष्ट पर्वत और संचित कहे के छै? अवशिष्ट पर्वत छै, संचित पर्वत अलग छै। संचित पर्वत अलग छै। संचित माने की खिची तनी खिची के बालू से खिची के। और संचित अलग है। अवशिष्ट पर्वत प्रगत क्षेत्र विंध्याचल सतपुड़ा नीलगिरी पारस रत्नगिरी पहाड़ी और वासजेम स्पेन रोस के और गैसाबोटे अमेरिका के। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। बताइए कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर आता है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। टोडा जनजाति रहते हैं जम्मू अमेरिका। नीलगिरी पहाड़ी कितना जानते हैं कहाँ है? मध्य प्रदेश तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी उत्तरी की कहे छै भारत रो उत्तरी और पश्चिमी पर्वत रो मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। उत्तरी पर्वत और पश्चिमी पर्वत रो मिलन नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और वहाँ पर कौन जनजाति पाया जाता है? टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वत पर कौन जनजाति पाया जाता है? टोडा जनजाति। बताइए कि गारो खासी जनता कौन राज्य में? मेघालय। उसके बाद बताना है कुकी मैनी कहाँ का जनजाति है? कुकी और मिनी। कुकी मणिपुर। कुकी और जो एक बार कुकी मणिपुर का। मिजो बताइए। मिजो मणिपुर। मिजोरम का मिजो बोलेगा। और लुसाई हिल जनजाति बोलता है। लुसाई मिजो और लुसाई जनजाति मिजोरम। लुसाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लुसाई जनजाति कहाँ का पाया जाता है? मिजोरम का। मिजो और लुसाई जनजाति मिजोरम। संथाल बिहार झारखंड। संथाल मुंडा। नील नदी का उद्गम स्थल बताइए। नील नदी विक्टोरिया झील जो आसवन बांध नदी पर बना है। आसवन बांध नदी पर बना है। विक्टोरिया झील जो है ना आसवन बांध नदी पर बना है। नील नदी पर आसवन बांध बना है। नील नदी पर आसवन बांध। नील नदी पर आसवन बांध बना है। आसवन बांध नील नदी पर बना है। पूछ सामने बैठ मरुकी वीडियो। बताइए कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला बताना है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश? तंजानिया। देश बताना है। अफ्रीका में सबसे अधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश बताना है। चिली है कि टूनेशिया। जैतून उत्पादक देश टूनेशिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण तथा किलम्बरे को देश कहा जाता है कि कही सोने की हीरो का नगर कही। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण तथा किलम्बरे को हीरो का नगर कहा जाता है। जोहान्सबर्ग का स्वर्ण नगर और किम्बरले का हीरो का नगर कहे। भारत का भूगोल सामान्य। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है?
सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंट्रोस साइरस हाइड्रा। सबसे बड़ा है सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। हाइड्रा है। वर्तमान में कितना तारामंडल है? वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितना है? तारामंडल 189 89 है। 89। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश। एशिया का थाईलैंड। थाईलैंड और निर्यातक है इंडोनेशिया। थाईलैंड मलेशिया भी और इंडोनेशिया तीनों सब भेज है। उत्पादक व निर्यातक देश है। थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है रबर उत्पादक देश। नीलगिरी पहाड़ी जे छै कहाँ छै बोलल है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में केनो पर्वत छै? नीलगिरी पहाड़ी कौन पर्वत छै? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत छै। केकरो बनलो छै? चारनोकाइट पठार से बनलो छै। एकरो सबसे ऊंची चोटी छै डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी है अनेमुंदी। वो एकरो जैसे नी यही पहाड़ों पर, नीलगिरी पहाड़ों पर उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। उटकमंड एक पहाड़ है मही पहाड़ों की उटकमंड। ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। तमिलनाडु में ब्लॉक पर्वत है, चारनोकाइट पठार से बने हुआ है। बताइए कि एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? सिकन जो जापान में पड़ता है। 53.85 किलोमीटर जापान में सिकन रेल सुरंग। उसके बाद बताना हिमालय के बाद बोलते हैं कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक किसके मध्य में स्थित है? पंजाब हिमालय है किसके बीच में? नदी के बीच। नदी है नाम नदी का। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय 4 हिमालय, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। कौन? पंजाब हिमालय, असम हिमालय। पहले है पंजाब, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद असम, उसके बाद नेपाल है, तब असम है। पंजाब नेपाल, पंजाब कुमायूं नेपाल असम। पहले पंजाब ओकरा बाद कुमायूं नेपाल। नक्सम नहीं देखी ओकरा याद रखबे नी, ओकरा रखबे तो रिलेट करी। ओकरा बाद सिंधु सतलज। नक्सम भाई जे पंजाब से, ओकरा बाद कुमायूं हिंगा पड़े, ओकरा बाद नेपाल पड़े, ओकरा बाद असम पड़े। कौन से पंजाब पंजाब उत्तराखंड, ओकरा बाद हिंगा उत्तराखंड में कुमायूं, नेपाल असम से। उन्नत नीचे चलो है तो असम हिमालय उन्नत चलो है। तो पंजाब सब उत्तराखंड कुमायूं नेपाल असम में दिया है ना। तो हिमालय नहीं है ना, नीचे है ना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ओकरा बाद नेपाल हिमालय, ओकरा बाद असम हिमालय। पंजाब हिमालय कौन नदी में? सिंधु सतलज सफनु छे। कौन हिमालय? सतलज कुमायूं हिमालय। सतलज और जो है तीस्ता। सतलज और काली नदी के बीच, काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहंग के बीच है असम हिमालय। अब बोलिए तो। पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज। कुमायूं है सतलज से काली। ओकरा बाद है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता। काली से बाद असम हिमालय, तीस्ता से दिहंग। तो बोलता देखो कुमायूं पंजाब हिमालय। फिर वो 200 नंबर में कुमायूं, ओकरा बाद नेपाल असम। ओकरा बाद नदी रो पंजाब हिमालय केकरो किस नदी के मध्य? सिंधु और सतलज के। कुमायूं सतलज और काली नदी। और फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। ताप्ती नहीं बोलना चाहिए क्रम। ताप्ती कभी ना भूल, सभी ताप्ती नहीं क्रम बोलना चाहिए हिमालय में नदी नाम।
यानी कि ताप्ती मुहां में आबै छै लेकिन मुहां में आबै नै देना छै। ताप्ती नदी मुहां छै, ताप्ती नदी एकरा में आबि जाइ छै मुहां में, लेकिन आबै नै देना छै। तीस्ता नाम ना छै, तीस्ता तीस्ता और असम रो छ अभी तक अभी तो बोले ले अभी तक अभी तो वही बोले ले ताप्ती है। ताप्ती में स्थानार नाम बता दो 15 जन के मत कर कौन तीस्ता नदी का ताप्ती नदी ताप्ती ना तीस्ता ताप्ती नदी जा गिरे जे अरब सागर में हुनका मैं भारत का भूगोल में जो है भारत का भूगोल बताइए कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा का अध्ययन चंद्रमा के अध्ययन को डेंट्रोलॉजी सेलोलॉजी कहते हैं। सेलोलॉजी सेलेनोलॉजी सेलेनो डेंटोलॉजी के जो दांत रहती है ना, ये हुआ पलटन साइंस। अब साइंस जब यार हम सिंधु और सतलज याद रखते नहीं, बस देखते चलो थे। सिंधु सिंधु, सतलज, सतलज से काली, काली से हाँ वही तो काली से कहिए। तीस्ता, तीस्ता से दियांग। दियांग की अरुणाचल प्रदेश में अभी नहीं। दियांग नदी अरुणाचल असम अरुणाचल प्रदेश असम हिमालय से लास्टम से असम है हिमालय। हाँ, असम हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक पहुंची है। असम नहीं है दियांग नदी। बताना है कि वो सब ने पूछिएगा ऊंचाई वाला क्वेश्चन पूछने वाला ना है, सीधा पूछिए कौन अमोनिया का कौन ऊंचाई उसमें ना है ऊंचाई कितना है, वो सब नहीं उत्तर पूछता है ऊंचाई। हिमालय तो नहीं लिखा पड़ता हिमालय गुरु शिखर 1722 से उसमें है नेपाल हिमालय जैसे ऊंचाई है। हुमायूं हिमालय इतना मीटर ऊंचा है। और हमरा जना के थी नेपाल के जना 800 जी ना नेपाल 800 मीटर से हट चलो साइंस पूछो। इसके झाके काला इसके झाके बैठलो जे रेलवे का विद्यार्थी से उसके साथ देखे हुए हैं सब तैयार हो जाता। इसके झा रेलवे पढ़ाई है। बताना चाहिए कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हैबर अमोनिया हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। बताइए कि सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि के द्वारा आता है। विकिरण विधि के द्वारा आता है। और बताइए आग को जब हम तापते हैं तो उसमें उष्मा हाथों तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? हाथों में उष्मा विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य विकिरण अब सूर्य और तैनाक तापा पड़े सूर्य का उष्मा को तो हम पूछे क्या, उष्मा को जो तापते हैं हाथ में गर्मी लगता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि। भट्टी में उष्मा मनुष्य तक पहुंचता है, भट्टी तक रंग रहते हैं और उष्मा वहां से करके आपके शरीर तक पहुंचता है विकिरण विधि द्वारा। ढेर उष्मा लेने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो चलिए ढेर उष्मा ले बता कि उष्ण कटिबंध चलोगे। बताइए कि ऊर्जा को हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है किस नियम के अनुसार? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा गति के प्रथम नियम के अनुसार। संरक्षण सिद्धांत या उष्मा गतिकी का प्रथम नियम के क्या नियम से? उष्मा गतिकी का भी 3 नियम कौन कौन? उष्मा गतिकी का 1 2 3 जैसे न्यूटन का 1 2 3 है वैसे पहला नियम किसके? वही उष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। और दूसरा किधर गया? तब तक होला क्वेश्चन बताइए।
बताना है कि बिम्स्टेक का सदस्य देशों का नाम। बिम्स्टेक सदस्य देशों का नाम। बिम्स्टेक में जो है 7 ठो सदस्य देश है। इसमें आता है भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल आता है, म्यांमार आता है, नेपाल, श्रीलंका आता है, भूटान आता है, थाईलैंड आता है। सब तो करीब करीब नाम में है प्रचलित। सार्क का कितना देश है? सार्क मतलब 8 ना भाई। देश का नाम बताइए। मालदीव, जिसको कि अभी मालोमाल हो रहा है। मालदीव। उसके बाद श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश नहीं बिछा है। बांग्लादेश 8 गो ना 8 हेकराम तो 20 नीचे है। भारत छे, बांग्लादेश से, खाली पाकिस्तान नहीं छे बिम्स्टेक में। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार कहीं हेकराम जाना छे केना केना। भारत से गेले, भारत हो गेले, ओकरा बाद जाना छे भारत रो बाद बांग्लादेश। सही चलो गेले। भारत रो बाद बांग्लादेश नहीं जो, भारत रो बाद नेपाल जो। भारत के बाद नेपाल गेले, नेपाल के बाद बांग्लादेश गेले, बांग्लादेश से सीधे चलो जो म्यांमार, म्यांमार से घूमलो श्रीलंका। अभी यहीं बैठलो छे, नहीं घुरलो छे। अभी याद ना, पहला जाना है भारत, भारत से कहाँ जाना है? नेपाल, नेपाल से भूटान, नेपाल से भूटान, भारत से कहाँ जाना है? नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, म्यांमार से श्रीलंका, श्रीलंका से थाईलैंड। लेकिन भारत पहले श्रीलंका से चालू करते हैं तो भारत में थे, फिर 17 देश जीते नहीं। ना श्रीलंका गेले भारत, और फिर कौन से लगी? भारत से गेले नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार। गिनत पुरलो 7 ठो। स्टेक में 7 सदस्य देश। बताइए कि हम श्रीलंका ले भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड। से खाली पढ़ाए थे। नक्शा की यहाँ नक्शा छेबे करे आपी छो हम देखते हैं। बाहर खाली क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम रहा है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? छोटा संविधान पाकिस्तान है। मोनाको, मोनाको। सबसे बड़ा पूछेगा तो संविधान भारत। लिखित भारत का सबसे बड़ा भी है भारत का है कि बहुत देश जो संविधान लिखने में कितना दिन लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। 18 दिन लगा है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है संविधान लिखने में। डॉक्टर संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 आधिकारिक भाषा का नाम बताना है। बहुत अच्छा। फ्रेंच, हाँ, और स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच बोल रहे, स्पेनिश बोल रहे, रूसी बोल रहे, उसके बाद चीनी, अरबी, उसके बाद अंग्रेजी। पहला बोलना चाहिए SR फेस, S और R, S से R, S से क्या हो गए? स्पेनिश, R से रूसी, फेस FAC, उसके बाद से फ्रेंच, A से अरबी, C से चीनी, E से इंग्लिश। चीनी SR फेस, FAC, SR फेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ अमीराती स्थापना 1994। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर 1945 स्थापना अक्टूबर में देखिएगा होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर में 24 को ना है। इसका जो है सम्मेलन हुआ था 1945 से होते 44 में सम्मेलन हो लगे। 45 को है, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
24 अक्टूबर 24 का संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्थापना हुआ किया था। गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य देश कितना था पहले? 51 51 था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था तो कितना सदस्य था? 51 सदस्य था। अभी कितना सदस्य है? 193 सदस्य। 193 सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान, दक्षिणी सूडान 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर बना है ये। 17 एकड़ जमीन में रॉक फेयर ने दान किया था। पूछते हैं साइंस, बताइए कि जब किसी वस्तु को बल लगाकर हम खींच लेते हैं उसके बाद वह वस्तु को किसी जो है वस्तु को बल लगाकर उसको खींच के आकार में परिवर्तित कर देते हैं और छोड़ देते हैं, फिर तो वही अवस्था में पहुंच जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते क्रिया के दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? नहीं, उसको किस क्रिया के अंतर्गत होता है वो? किस क्रिया के अंतर्गत खींचते हैं पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, फिर पुनः अपनी वही स्थिति में आ जाता छोड़ देते हैं तो पुनः वही स्थिति में चल जाता है। उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। उसके अंतर्गत आता है रबड़, स्प्रिंग, क्वार्टर। इस सब को खींच लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा तो वही पहुंच जाएगा। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है बल बटे आवेश आवेग नहीं, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। आवेश बराबर धारा गुना समय। धारा गुना समय। 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल में पूछेगा 1 यूनिट हम ऊर्जा को खर्च किए हैं तो जूल में बताइए, तो उसको 3.6 × 10⁻6 से गुना कर देना है। 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। आप लोगों को बताना है कि आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा लगता है। आप वीडियो जो देखते हैं आप सब भीड़ देख के लगता है चल जाते हैं दूसरे में। बताइए कि फिल्टर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग जो वीडियो जो देखते हैं आप लोग एक्सपीरियंस बताइए कि आपको वीडियो का जो है लोगों का पढ़ाई किस तरह का लगता है और कैसे इसमें जो है मोडिफाई करना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। आप अपना राय भी दे सकते हैं कमेंट में। फिल्टर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिल्टर पंप कोई चीज को हम जैसे कि फिल्टर करते हैं। बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। बर्नौली है फिल्टर दाबे जना हम पंप से नहीं बर्नौली करे और जना बर्नौली नहीं करे जाए घर में चदरा बनाई वो बर्नौली में और हो प्रेशर इतना बनी जाए कि जैसे बुलडोजर से नहीं तो मैं नहीं चले जाए बर्नौली प्रेशर वाला सब बर्नौली। किसी गाड़ी को ट्रक को हम जो उठाते हैं ट्रक में ट्रैक्टर में जे लागलो रहे छै हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक पंप जो रहे छै अपने आप जे टेलर उठे छै हाइड्रोलिक पंप। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया का खोज किसने किया है? वस्तु को वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया का खोज किसने किया है? हेल्स मतलब कि आकर्षण या तो स्थिर विद्युत का पूछेगा आविष्कार तो हेल्स से होगा। हेल्स स्थिर विद्युत का आविष्कारक या तो वस्तु को आवेशित करने का प्रक्रिया के खोज। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुआ?
एक बताए 23 जून 1994 अंतर्राष्ट्रीय और आधुनिक 96 में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल की शुरुआत 23 जून 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहते तो पहला क्रेज के अंतर्राष्ट्रीय 1894 रहे 23 जून 1894। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 जून 6 अप्रैल 1996 6 अप्रैल 23 जून पर को दू ठो बात थी 1894 1896। पहला के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 में और आधुनिक ओलंपिक खेल की 96 आते हैं मेरे वाले 23 जून कौन आधुनिक एक कोड होना याद रहे तो पढ़ी मैं बड़ी भाषी में देखा था आइटम कि 23 जून 94 आइटम 96 चेक नहीं 96 जे तो लिख लो जे अंतर नहीं जाए 94 दोनों का 94 आधुनिक वाला छे 96 में और छे अंतरराष्ट्रीय जो कहते तो 94 ना आधुनिक 96 और अंतरराष्ट्रीय कहते 94। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को। आधुनिक ओलंपिक समिति की स्थापना 6 अप्रैल 1896 को। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? कर लो फ्रांस में प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1924 में पेरिस फ्रांस में किया गया। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 60 रोम इटली में होलले। पैरा ओलंपिक सबसे पहले होलले रोम इटली रोम इटली में 1960 में। सही है संशय चलो जो बताना है कि कार्बनिक और कोशिका में कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है? कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 81:19। कार्बनिक और अकार्बनिक 1:81 81:19 19:81 अकार्बनिक वाला 81 होते हैं कार्बनिक वाला होते हैं 19। अब तो जनक पूछा पाए जब बुराई पूछा आवेश में धन और ऋण आवेश का खोज किसने किया है? धन आवेशों में धन और ऋण आवेश का खोज फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन खाली आवेश हम पहले लिख सही होता है ना फ्रैंकलिन बोली तेरा ये हो नहीं क्वेश्चन है तो बोले अलग मैं तारो जदे बोले कंफ्यूजिंग हो जाएगी कंफर्म बताइएगा। ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? इधर पहले सुनिए। ठोस को द्रव में गलन कहलाता है। गलन कहलाता है। और द्रव को ठोस में फिर बदलेंगे तो क्या कहलाएगा? जमना हिमांक फर्मेंटेशन फ्रीजिंग उसके द्रव से वाष्प में बदली तो जाएगा तो बाष्पीकरण इवेपोरेशन वाष्प से गैस द्रव में संघनन कराता। जीव द्रव में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? 78। जीव द्रव 99% भाग जीव द्रव का 99% 4 तत्व से बना होता है। जीव द्रव 99% भाग दे रहे हैं जीव द्रव में 4 तत्व से बनल है जेकरा में जीव द्रव में 2.5% है नाइट्रोजन ऑक्सीजन 76%। जीव द्रव में 76% ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2.5% कार्बन 10.5% हाइड्रोजन 10%। चार याद रहे जीव द्रव 99% जीव द्रव का 99% भाग जे है ने जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्व से बनल रहे छे जेकरा में की ऑक्सीजन रहे छे 76%, नाइट्रोजन रहे छे 2.5% और कार्बन रहे छे 10.5%, हाइड्रोजन रहे छे 10%।
के बाद बताना है कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने रोज पढ़े 1665 या रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सेप्टिमा। उसके बाद बताना है कि जो है कोशिका भित्ति यानी कि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? यूकैरियोटिक के कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति इसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। यूकैरियोटिक का। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक, उसके बाद है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में 70S आता है और यूकैरियोटिक में 80S। राइबोसोम ज्यादातर जैसे नहीं प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहे छै और प्रोकैरियोटिक में सब चीज ज्यादातर अनुपस्थित रहे छै और यूकैरियोटिक में सदा से सब कुछ उपस्थित रहता है। इसमें जे भी पूछते कहते कि ग्लॉक्जी का राइबोसोम ऐसने केंद्रक लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक में सिंगल बॉन्ड रहता है, एक सूत्र के रूप में रहता है डीएनए और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक सूत्र में रहे छै, लेकिन जे छै ने यूकैरियोटिक में डीएनए रहे छै पूर्ण विकसित दोहरी सूत्र के रूप में रहता है। पूर्ण विकसित दोहरी सूत्र में रहता है डीएनए। केकरा में? यूकैरियोटिक में। और प्रकाश संश्लेषण जे है छै, प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में, प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? थाइलेकाइट्स में प्रकाश संश्लेषण जो होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? थैलेकाइट्स में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? थैलेकाइट्स में। और यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रहता है? हाँ, भूल गया। क्लोरोप्लास्ट में और थैलेकाइड में। पादप जगत और जंतु जगत का जितना भी आएगा नहीं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब यूकैरियोटिक अंतर्गत ही आता है। और मनुष्य नहीं जीवाणु नीलहरी शैवाल ऐसे आबे छै प्रोकैरियोटिक। जीवाणु सब आता है। प्रोकैरियोटिक में इतना चीज आता है कि आप जो है छोटा जो पानी उन्हीं पर जन्मता है। और जितना हो गया पेड़ पौधा मनुष्य सब ये सब आता है यूकैरियोटिक में आता है। तो वही जैसे यूकैरियोटिक में जैसे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और इसमें होता है थैलेकाइड में। और यूकैरियोटिक में जैसे नहीं यूकैरियोटिक में बोलना है कि यूकैरियोटिक में डीएनए का केना रहे छै? डीएनए पूर्ण विकसित। यूकैरियोटिक माने आदमी पूर्ण विकसित और दोहरी सूत्र से पूर्ण विकसित या दोहरी सूत्र के रूप में। दोहरी ना रहे छै डीएनए पूर्ण विकसित या दोहरी सूत्र के रूप में डीएनए। और प्रोकैरियोटिक में एक सूत्र के रूप में डीएनए। कौन सूत्र में? एक सूत्र में रहे छै डीएनए। और पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जैसे नहीं कोशिका भित्ति केकरो बनलो रहे छै? सेलुलोज कोशिका भित्ति काइटिन फनो गेले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति केकरा में? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सेलुलोज का बना है। यूकैरियोटिक सेलुलोज। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं? अच्छा जैसे नहीं जना का तो हम बोल कि यूकैरियोटिक सब में मनुष्य आबे छै। तो मनुष्य में श्वसन जे होय छै, श्वसन हो छै, श्वसन मनुष्य सब में श्वसन हो छै ने। तो मनुष्य सब में श्वसन केकरे द्वारा होय छै? जना होय छै फेफड़ा द्वारा। जना प्रोकैरियोटिक जना यूकैरियोटिक में जो है श्वसन किसके द्वारा होता है?
यूकैरियोटिक में फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन जो है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, और लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। अब एकरे क्वेश्चन घुमा के पूछियो एकरे में हैं? कौन पूछवा प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? सही बताना है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। प्रकाश संश्लेषण क्रोनो यूकैरियोटिक मनुष्य में अति पेड़ पौधा में प्रकाश क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट उदाहरण देख तो ही भूल जाए। क्रोनोप्लास्ट समझ जाना चाहिए मनुष्य पेड़ पौधा से जत्ते यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक तो युग में प्रकाश संश्लेषण केने होता है? क्रोनोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आरो मैं अथी प्रोकैरियोट में थैलोकाइट रख के जोकरा थैला में बंद करी प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण के हो जाए। थैलोकाइट। आरो एक चीज आरो पूछे छै जे कि जाने वाला बात छै कि प्रोकैरियोटिक में जे छै, प्रोकैरियोटिक में डीएनए केना होय छै? एकल एक सूत्री डीएनए हो जाए यूकैरियोटिक एक में सूत्र के रूप में रहता है, एक सूत्र के रूप में रहता है, एक सूत्र के रूप में रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में डबल सूत्री यानी कि पूर्ण विकसित रहता दोहरी है। सूत्र के रूप में रहता है, पूर्ण विकसित दोहरी सूत्र के रूप में रहता है। और जो बताना है कि जो है ना कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किसका बना होता है? प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में पूछते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है सेलुलोज। कोशिका भित्ति पाया जाता है। और जो है बताना है कि जो है बताना है कि जो है प्रोकैरियोटिक में कि जो है श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के झिल्ली के द्वारा। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और जो जनक आरो जे भी चीज पूछते नहीं, जे भी चीज पूछते थे लिंग हार्मोन होले, सेंट्रोसोम, केंद्रक, आरो जे होले लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, ग्लाक्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया जत्ता है इसमें पूछते नहीं, सब बोलना चाहिए जो यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक में पहलो आ जाए प्रोकैरियोटिक में नहीं पहलो जाए एकदम अनुपस्थित रहे सब कुछ। सब आदमी में पहलो और एक कौन छै दोनों पहलो जाए देखो कौन छै दोनों कॉमन में नहीं दोनों तो वह 70 है सर राइबोसोम। आरो कौन छै राइबोसोम एकदम 70 एकदम 80। आरो कौन कोनो नहीं सब अनुपस्थित है एकदम एकदम भाई कसाबिका केवल एक तंतु का होता है, इसमें 11 तंतु का होता है। यूकैरियोटिक में 11 तंतु कसाबिका। कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्थसूत्री अक्रम दिले जाए सूत्री अक्रम कोशिका विभाजन अर्थसूत्री अक्रम जैसे नहीं यूकैरियोटिक में अर्थसूत्री और समसूत्री दोनों द्वारा हो जाए कोशिका विभाजन, लेकिन अक्रम केवल जो है नहीं प्रोकैरियोटिक में अर्थसूत्री द्वारा हो जाए, अक्रम दोनों द्वारा अर्थसूत्री और या समसूत्री। यूकैरियोटिक में अर्थसूत्री और समसूत्री दोनों, और प्रोकैरियोटिक में खाली अर्थसूत्री द्वारा कोशिका विभाजन। खाली याद रखना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताना है उस उप समूह के पौधे के बीज फल के अंदर होता है। किस उपसमूह के बीज का फल बीज फल जो होता है बीज के अंदर फल जो होता है बीज के अंदर होता है। फल बीज के अंदर रहता है। उस उपसमूह के पौधे में बीज मतलब फल रो अंदर हो जाए बीज रो फल रो अंदर हो जाए तो ढेरी चीज। उस उपसमूह का नाम बताया, उस समूह का नाम मैंने बताना है, उस उपसमूह का नाम बताना है जिसके अंतर्गत जो है
फल के अंतर्गत बीज आता है। पौधे बीज फल के अंदर होता है। बीज फल के अंदर समूह होता का है। नाम बताना है। उसके पौधे को में जड़ तना फल इत्यादि रूटेसी ये निमा हाँ वो सब जे होय छै ने मालवेसी नहीं उ समूह नाम बताना छै। तो उ सब रो पत्ती फल फूल बीज पूर्ण विकसित होय छै। एकरा में विकसित होय में कोई कमी नहीं, पूर्ण विकसित होय छै। यानी कि जेकरो जे छै ने जखनो बीज फल रो अंदर रहे छै तो पौधा फूल जे छै ने पूर्ण विकसित होय छै। फूल फल बीज सब विकसित बहुत ज्यादा होय छै। कौन समूह अंतर्गत थैलोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म आवृत्ति बीज आवृत्ति बीज आवृत्ति बीजी जेकरा के इंग्लिश में का पड़े छै एंजियोस्पर्म। आवृत्ति बीज के इंग्लिश में की कहे छै एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ऐसनो बीज आवे छै जेकरो अंतर्गत फल रो अंतर्गत बीज आवे छै। जैसा कि आम होय छै त आम रो अंतर्गत बीज होना चाहिए। एंजियोस्पर्म गुलदार जैसा गुलदार ओकरा में फल है अंतर्गत फूल फल रो अंदर में फूल होय छै। वो पूछे छै फल रो अंदर फूल होय छै। बताना है उस समूह के पौधे नमी छायादार एवं स्थानीय जंगली पहाड़ों में अधिकता में पाया जाता है। नमी में भी नमी छायादार स्थानों जंगली पहाड़ी आदि में पाया जाता है। थैलोफाइट में रोशन सर कर लिखिए जब पढ़ते पढ़ते मुक्ता जाते थे तो रूम बंद करते थे और जोर जोर से पढ़ते थे। जोर जोर से पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा खूब जोर जोर से पढ़ पढ़ के याद करते। उस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। उस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। उस समूह के सभी पौधे में फूल फल बीज होते हैं। उस पौधे में दो उपसमूह में बांटा गया है, एक नग्न बीजी एक आवृत्ति बीजी। कहानी टाइप जो याद करिल जोन चीज तो ओकरा फनो तो नहीं भूलवे समझला नहीं। कहानी टाइप जना पढ़ी पढ़ले में सुनैले में पढ़ले में सुनैले में पढ़ले में सुनैले में महीना में बैठी तो एकरो बाद है जेकरो बाद है जेकरो बाद है जेकरो बाद है ना हो जेकरो बाद है ना एकरो बाद है लो जेकरो बाद है युद्ध लो जेकरो बाद है हर क्वेश्चन अपना ट्रिक बैठेबो नहीं फ्लास से याद है तो क्या बता दो अपना ट्रिक थोड़ा थोड़ा बैठेला जाए हर क्वेश्चन नहीं आंसर ट्रिक बैठे हर क्वेश्चन जनो पीला बोलो जानकारी रखे लगे पीला केरो कारण हो जाए आरो कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड आरो होकरा हनो समूह कहते जकरो अंतर्गत फल रो अंतर्गत अगर यदि फूल होते ने तो ओकरा कहते अनावृत बीज। अनावृत बीजी फल रो अंदर में भी फूल अनावृत बीजी आरो फल रो अंतर्गत बीज होते त आवृत्ति बीज एंजियोस्पर्म। फल रो अंदर में फूल होते त अनावृत बीज आरो फल रो अंतर्गत बीज होते थे। फूल रो अंदर बीज होते थे। फल रो अंदर बीज होते थे होता अनावृत बीज। फूल रो फल रो अंदर बीज होले त अनावृत आवृत्ति बीज आवृत्ति की एंजियोस्पर्म। आम जैसा छै ने ओकरा अंतर्गत बीज होले त ओकरा आवृत्ति बीज ओकरा की बोले एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म होले आवृत्ति बीजी के अंतर्गत तम होले। एंजियोस्पर्म आरो आवृत्ति बीजी होले गुलहार जैसा सोचिला गुलहार होले अनावृत्ति बीजी है जिम्नोस्पर्म अनावृत्ति बीज और सब होले आवृत्ति आबै जैसा बेसालो आवृत्ति बीज अनावृत्ति बीज गुलहार फल और अंतर फूल। साइंस पूछा फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम नाइट्रोजन
N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रेट और हीलियम बड़ी तो बता ऊपर ही चल रहा है फुटबॉल ना पल होगा मारबे था दिमाग बड़ा लगा है। आ वो फोकला नेम कौन जी पड़ले तो ओकरा में हीलियम भरे जी तो ऊपर चल रहे नाइट्रोजनो भरे जी खत्ता ना नाइट्रोजन ना बढ़िया टायर में कौन गैस भरे टायर में टायरस नहीं नाइट्रोजन नाइट्रोजन भरे हीलियम पे ना भरे लावा ना भरे भाई यार टायर से नहीं मिली हम गए भाई यार टायर में हीलियम भरे थे आ बिहार में एकदम भूकंप फैलल के वो ताक और से नहीं लग जाए बिहार में भूकंप फैलल बहुत भयंकर रहल 1943 1843 1935 में की 35 नहीं जी 35 नहीं जी 35 से कोई चीज 35 नहीं जी 43 से 43 છે 35 છે ગો पता नहीं 35 नहीं छे छम में 35 तो कंफर्म नहीं जो मैं तुरंत नहीं करी देखे दे छी यो बिहार बंगाल में आइलो आज किसान कर जाए तर जाए उनके बंगाल में 43 बिहार में भारत अधिनियम 19 भारत सरकार ने 1935 में पास हो गया बिहार 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 नहीं छे बिहार में भयानक प्रभाव पड़ा था द्वितीय यही पता मतलब का नाम देख 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था यही पन्ना मत तो देखा नहीं तीन देख ले 43 मिनट होले वो बिहार में बिहार में नहीं बोलना चाहिए बिहार में ही नहीं था और बिहार में बाढ़ 1935 में आइलो यहाँ 35 1935 बाढ़ हिन्ने छै और होई छ नहीं 1943 से तो था 1943 जे छै नी बंगाल में भयानक अकाल पड़ले अकाल बंगाल में अकाल पड़ले 1943 में ठीक लेकिन फनो जे छै नी बिहार में 34 में भयानक भूकंप आया था 1934 में बिहार में ही नहीं जगह चाहिए ये है तो पढ़ लिए फनो तो छोड़ दी बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था और भूकंप आयल 34 में और बंगाल में अकाल पड़ल 43 में रविवार छुट्टी 43 में 43 है ने बरो के समय में बरो और एलन बरो के और रोड जे बनेला केकरा समय में हैं रोड जे सस्ता सोलिन बनेला है केकरा समय में ऑकलैंड रोड ऑकला जाए और विदेशी मतलब शिक्षा नीति विदेश जाए वास्ते देला है स्टूडेंट का अथी कौन अंग्रेजी से विदेश में यानी कि भारत विदेश में पढ़े डॉक्टरी विदेश जाने के अनुमति की कुछ क्वेश्चन है कि भारतीयों को डॉक्टरी की परीक्षा पढ़ने के लिए भाई ऑकलैंड के समय इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की के समय आप लोगों को एक तो क्वेश्चन बताना है जो कि हम लोग जवाब उसका नहीं देंगे आप ही लोग को बताना है उसका क्वेश्चन का जवाब और उसको कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा ठीक इसका आंसर क्या होगा तो क्वेश्चन जो है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किसके समय में आपको अगर इसका जो है शासनकाल भी याद होगा तो बता सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किसके शासनकाल में तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 जो है के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था किसके शासनकाल में चलिए आगे बढ़िए बताएगा आपने नहीं बताना जी बताना नहीं जी लॉजिक बातें छे केकरो बात रे मने देखी ले बस चुपचाप डरी ने अपने बतेते जानते देखते
बताएगा। हाँ करें 56 हाँ करें। बताओ राष्ट्रपति के महाभियोग लगाए जाए और प्रक्रिया कहाँ से होले? राष्ट्रपति महाभियोग प्रतिक्रिया अमेरिका से ले छै। अमेरिका से महाभियोग लगाए राष्ट्रपति निर्वाचन प्रतिक्रिया कहाँ से ले? निर्वाचन वो ले वहीं से निर्वाचन अलग से अमेरिका से महाभियोग ले छै अमेरिका से निर्वाचन तब साइट ले छै राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड राष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचन पद्धति कौन द्वारा पद्धति द्वारा होय छै निर्वाचन ना होय छै एकल संक्रमण मत पद्धति राष्ट्रपति निर्वाचन तो लेते अमेरिका है ना महाभियोग ले राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड एक की राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहाँ से मिला है? जर्मनी से मिला है मौलिक अधिकार। हाँ राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की संबंधित शक्तियां हाँ जर्मनी से जर्मनी से आपातकाल हो संयुक्त अमेरिका से आपातकाल के वो संविधान महाभियोग नहीं ले छै आपातकाल से नहीं ले आपातकाल एकदम जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ले? कौन देश से? संविधान संशोधन प्रक्रिया अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से फ्री में देखल के कि एकरा में ट्रिक छै कि जब संविधान सब कुछ बनी उनी गेले समझे ट्रिक अच्छा दक्षिण अफ्रीका में फ्री मिले गेला और सब भाई के नहीं बल्कि अब एते खर्चा पैसा खर्चा करिए लिए संशोधन करे में पैसा लगेबे फ्री में जहाँ से मिले जो ले एक तो चापटी दवा था अभी ना बता परवा सब मुकम कर दाव तो खुद ही कुछ होता संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से ले लो कनाडा संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली पूछते तो ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार पूछते तो कनाडा शासन कर लाई के ब्रिटेन ने हमरा पावे संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार कनाडा संगठनात्मक विशेषताएं बताते हैं तब कनाडा और संगठनात्मक शासन प्रणाली जहाँ थे तब ब्रिटेन है। एक क्वेश्चन और बताना है कि भारत में जो है सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत किया था इलाहाबाद में किसके शासनकाल में? जॉर्ज लॉर्ड सिविल सेवा ना गवर्नमेंट में कर्नवालिस खाली ईस्वी में खाली ईस्वी बता रहा हूँ 1922 में ना एमएसटी में गलत 1922 नहीं है 1822 भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? 1822 से वो दूसरा 1922 सिविल सेवा परीक्षा 1922 में बताते हैं अपने छोड़ दें 1922 तब से फोर्थ में इतना हो रहा सिविल सेवा परीक्षा बताओ कि रंजीत सिंह जे छले शासन छले कहाँ को छले रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन गुजरावाला में जन्म हुआ था। सुकरचकिया मिशन के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था। सुकरचकिया मिशन रच के रंजीत सिंह सुकरचकिया प्रमुख स्थान दिया गया था। मुखिया छले लाहौर रा शासक बनलो रंजीत सिंह रंजीत सिंह हो एक की अंक छले रंजीत सिंह अमृतसर रा संधि ना होले अमृतसर महाराणा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह की अमृतसर की संधि हुआ था। केकरो बीच होले अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि हुआ था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूरी सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। पहले जैसे नहीं बंदा जैसे न होते कोई खालसा में होता हमरा लगे बंदा बहादुर होता गुरु गोविंद सिंह सिख
बंदा सादरा बंदा सिखोर जगह सिखोर जैसे नहीं सादरा सिखोर जो बंदा होते हैं, बंदा की मृत्यु के बाद सीख से नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे गए। और 1748 में नवाब कपूर की पहल पर सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। सिख टुकड़ी से नीचे बटी का जितनी खालसा बनेगी। अच्छा, खालसा पंथ पूछे संस्थापक का किया है? गुरु खालसा पंथ के संस्थापक तो गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह से कन्फर्म खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह 1600 जो है 1699 में बैसाखी के दिन गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की और गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली और गुरु गोविंद सिंह के सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप दिया था। और अब गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसका मृत्यु नादेड़ नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में हुआ। नामक पठान ने किया था उसका मुगल बादशाह डायस के आदेश पर बंदा सिंह को मुगल बादशाह फारूक शरीयत बेकार आदमी फारूक शरीयत एकरा समय में एकरा समय में एकरे मुगल बादशाह जे छले ने जे छै ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जे छले अंग्रेजन कोई करना रहले है नहीं कहिए सुनी के ने व्यापार कराए दे कही देलकै अइले ईस्ट इंडिया कंपनी आरो बस व्यापार उपार करे लगले कोई टैक्स से न दैले। तब मैं जे सिराजुद्दौला के ना तो आरो गड़बड़िए देते टैक्स नहीं देते यहाँ को व्यापार करते मजदूर से नहीं तो मुगल बादशाह फारूक शरीयत के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नंगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतरवाया। मरवाया बंदा फारूक शरीयत। लास्ट क्वेश्चन पूछिए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। आंसर देते मैं पूछो जवाब दे हम हार्ड क्वेश्चन की ओला पूरा हार्ड पूछा लो सेंटर 2 क्वेश्चन पूछा पूरा होला क्वेश्चन पूछे छो। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसके तस्वीर होता था? शेर का न तस्वीर। टीपू सुल्तान मरल 1799 में और बाप मरल 1892 में। टीपू 1700 रे टीपू सुल्तान मरल कि चतुर्थ अंक में सोले और बाप मरल द्वितीय में 1782 में 1790 द्वितीय छले 80 84 छले ने 90 में तृतीय चतुर्थ 99 प्रथम से 67 से 70 द्वितीय मरले हो मद्रास की संधि प्रथम अंग में से द्वितीय अंग मंगलोर तृतीय श्रीरंगपट्टनम 69 84 92 समाप्त कर ले। प्रथम अंग मैसूर युद्ध मद्रास मंगलोर श्रीरंगपट्टनम मद्रास कम पड़े मद्रास यहाँ तमिलनाडु मुंबई पहले नाम चले मुंबई मद्रास मंगलोर कर्नाटक श्रीरंगपट्टनम कम पड़े तमिलनाडु आंध्र प्रदेश श्रीरंगपट्टनम को साइंस से पूछियो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछिए बंद लगातार क्वेश्चन। अच्छा आप लोगों को बताना है कि हम लोग जो जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कुछ ऐसा होता है कि जिसमें कि एकदम लगातार एकदम फ्रंटल जो है फटाफट क्वेश्चन पूछते जाता है। वो वाला अच्छा है कि ये वाला जो है कि अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग करते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे उसके बाद जो है थोड़ा याद भी करते हैं और याद करने का तरीका भी याद भी करते हैं। ये तरीका अच्छा है कि या जो है फटाफट जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको अच्छा लगता है? तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं।